Hellcat. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा शुक्ला आज आपके लिए एक बहुत ही मनोरंजक विषय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वह क्षितिज भाग 1 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ को मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको इस पाठ के लेखक श्री राजेश जोशी के साहित्यिक जीवन से, उनकी रचनाओं से परिचित कराना चाहती हूँ। आइए चलिए चर्चा करते हैं राजेश जोशी के साहित्यिक जीवन की और उनके जन्म स्थान की, उनकी रचनाओं की। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के साथ ही कुछ सालों बाद इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। राजेश जोशी जी ने साहित्य की जिन विधाओं में लिखा है वो कई हैं। इन्होंने कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ लिखी। इसके साथ ही इन्होंने कुछ नाट्यों का अर्थात नाटकों का रूपांतर भी किया। इन्होंने न केवल गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी का प्रयोग किया बल्कि इन्होंने फिल्मों के क्षेत्र में भी कार्य किया और कुछ फिल्मों की पटकथा भी लिखी। इन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। इन्होंने कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मनी भाषा में भी कविताओं का अनुवाद लिखा और वह बाद में इनकी कविताएं प्रकाशित भी हुई। बच्चों, राजेश जोशी जी ने न केवल गद्य साहित्य में अपना लेखन कार्य किया बल्कि उन्होंने पद्य के क्षेत्र में भी कई काव्य संग्रह लिखे जिनके नाम इस प्रकार हैं: एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। राजेश जोशी जी को उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। राजेश जोशी जी ने जो कविताएं लिखी उन कविताओं में एक ही गहरा भाव स्पष्ट होता है। इनकी कविताओं से मानव जीवन के जो संकट हैं, उन समाज पे जो परेशानियां थीं, उनकी विषय में जानकारी मिलती है। इनकी कविताओं के द्वारा जो स्थानीय लोगों की बोलचाल की भाषा थी, उनका क्या स्वभाव था और वहाँ का किस प्रकार का मौसम था, इन विषयों की भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और एक लयबद्धता है और इन्होंने एक जो अपनी रचनाओं में जिस विषय पर लेखन किया है वो है मनुष्यता को बचाए रखने के लिए संघर्ष। इनके मन में मनुष्यता को बचाने का भाव था। ये समाज में प्रचलित कई कुप्रथाओं, कई मान्यताओं, कई कुरीतियों से इनके मन में एक कुंठा थी, आक्रोश था और इसलिए वो उन कुरीतियों और कुप्रथाओं के विरोध में उन्होंने लेखन कार्य किया और अपने मन के भावों को उजागर किया।
उनके मन में दुनिया के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न होने लगता था। और यह भाव इतना प्रबल था कि इस भावना के कारण, इस प्रबल भावना के कारण उन्होंने जीवन के लिए जो अन्य संभावनाएं हो सकती थी, उन संभावनाओं की खोज करने के लिए वो बहुत ही बेचैन भी दिखाई देती थी। बच्चों, अब आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में राजेश जोशी जी ने पाठकों को जो समाज में एक कुप्रथा प्रचलित है बाल श्रमिकों की, तो उन बाल श्रमिकों की व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए लेखक ने इस कविता को लिखा है। और इसमें उन्होंने बच्चों से जब उनका बचपन छीन लिया जाता है तब उन बच्चों के मन में क्या वेदना होती है, क्या दुख होता है, उसको स्पष्ट किया है। साथ ही कवि ने उस सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उनकी ओर भी इशारा किया है कि जिसमें कुछ बच्चे, तो सभी बच्चे तो नहीं, बचपन से काम करना शुरू कर देते हैं। समाज के कुछ गरीब बच्चे जो या कमज़ोर वर्ग के बच्चे ही अपनी गरीबी के कारण काम पर चले जाते हैं। इसके विपरीत जो समाज में उच्च वर्ग के बच्चे हैं और मध्यम वर्गीय जो बच्चे हैं वो खेलने में, शिक्षा प्राप्त करने में और लग और आनंद से अपने बचपन को बिताते हैं। इन्हीं जो बाल मन में काम करने के कारण जो परेशानियां एक बच्चे के मन में उत्पन्न होती हैं, उन परेशानियों को लेखक ने अनुभव किया और उसके विषय में इस कविता में अपने विचारों को स्पष्ट किया है। दोस्तों, कविता पढ़ाने से पूर्व मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे क्वालिटी से युक्त वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करती हूँ इस कविता को। चलिए देखते हैं क्या कवि ने इस कविता में पाठकों को संदेश दिया है और अपने किन विचारों को स्पष्ट किया है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो दोस्तों, कविता की शुरुआत में कवि ने जाड़े की सुबह का वर्णन किया है। जाड़ों की सुबह जब कोहरे की चादर पूरी वातावरण में छाई होती है, हर तरफ धुंधलापन होता है और भीषण ठंड होती है। उस भीषण ठंड के मौसम में जब बच्चे काम पर निकलते हैं तब जब हम उनको देखते हैं तब महसूस होता है कि वो बच्चे किन कठिनाइयों का अनुभव कर रहे होंगे। जिस समय में सामान्य आदमी रजाई के अंदर आराम कर रहा होता है, ठंड को बचाने के लिए आग का सहारा लेता है और अच्छे ढंग से खाता पीता है,
गर्मा गर्म व्यंजनों का स्वाद लेता है, उस समय ये छोटे बच्चे जो बाल श्रमिक हैं वो काम पर जा रहे हैं। जब कवि इन बच्चों को काम पर जाते हुए देखता है तो उसके मन में ये बहुत ही दुख उत्पन्न होता है। वो ये कहता है कि अरे यह तो हमारे समय की बहुत ही भयानक पंक्ति है, भयानक बात है, और इस बात को तो विवरण के रूप में लिखा जाना चाहिए, अर्थात इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहिए। लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक होना चाहिए, लोगों को इस समस्या के प्रति कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ऐसा कौन सा कारण है जो इस भीषण ठंड के मौसम में इन बच्चों को काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। आगे के पद्यांश में लेखक ने समाज के लोगों से ये सवाल पूछा है कि बच्चे जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, वो खेलते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, जिन कार्यों से जो वो स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो जब वो खेलते हैं तब वो गेंदों का प्रयोग करते हैं, कंचों का प्रयोग करते हैं, अन्य खिलौनों का प्रयोग करते हैं। उसके साथ ही जब वो स्कूल जाते हैं तब वो अपने साथ पुस्तकें और कॉपियाँ लेते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें समाज में बची ही नहीं है? कवि ये पूछ रहा है कि क्या बच्चों के खेलने के लिए सारी गेंदें समाप्त हो गई हैं? क्या वो सभी अंतरिक्ष में चली गई हैं जो उन्हें खेलने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, जिससे वो खेल में आनंद प्राप्त करें? और क्या उन सारी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है, दीमकों ने उन्हें नष्ट कर दिया है, जिससे ये बच्चे किताबों को छोड़कर जो इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, इस उम्र में वो पढ़ाई लिखाई न करके, वो स्कूल ना जा कर के वो काम करने जा रहे हैं, वो श्रम करने जा रहे हैं। और क्या उनके द्वारा खेले जाने वाले खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? वो सारे खिलौने क्या समाप्त हो गए हैं जिनकी सहायता से ये बच्चे खेल सकें? क्या जितने भी विद्यालय हैं, मदरसे हैं, क्या उन सभी मदरसों की भवन क्या ध्वस्त हो गए हैं, भूकंप में बर्बाद हो गए हैं, जिस कारण ये सभी बच्चे काम करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं? क्या बच्चों के खेलने के लिए सारे मैदान, सारे बाग बगीचे और घर के आंगन भी क्या अब इन बच्चों को उपलब्ध नहीं है? क्या ये सभी चीज़ें एकदम समाप्त हो गई हैं समाज से? लेखक इन सभी विषयों को लेकर बच्चों के मन में जो पीड़ा है उसको लेकर के बहुत चिंतित है, वो बेहद दुखी है और अपने इस दुख से वो लोगों को भी अवगत कराना चाहता है कि लोग इन बाल श्रमिकों के दुख को अनुभव करें, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं, उनकी देखभाल की, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें, उनके मनोरंजन की व्यवस्था करें, जिससे ये बच्चे जो अन्य बच्चों के समान समाज में स्थान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी समुचित विकास हो सके। अब बच्चों के दुख से जब लेखक कवि जब बहुत दुखी हो गया तो उसके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर दुनिया में कौन सी चीज़ बची है जब बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया है, बच्चों से उनका शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार छीन लिया गया है, उनके माता पिता उनके देखभाल ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिस समय उन्हें अपने माता पिता की देखभाल की आवश्यकता है, उनके प्यार दुलार की आवश्यकता है,
तो आखिर अब इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ बची है जिसके सहारे ये बच्चे अपना बचपन बिताएंगे। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अब कवि ये कल्पना ही कर रहा है कि अगर मान लो समाज से बच्चों का बचपन छिन जाए तो फिर वो समाज कैसा होता। इस कल्पना मात्र से ही उसका हृदय एकदम दुखी, बहुत दुखी होता है। और वो ये कहता है कि भयानक होता, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह भयानक होता। तो क्या होता है, भयानक स्थिति तो है ये, तभी ये छोटे छोटे बच्चे अपना बचपन न बिताकर वो बड़े लोगों की तरह काम कर रहे हैं, जिम्मेदारियां निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन यह तो स्थिति उससे भी अधिक भयानक है। सारी चीज़ें हैं हस्ब मामूल। हस्ब मामूल शब्द का अर्थ है यथावत, यानी उपस्थित है। सारी चीज़ें यानी बच्चों के प्रयोग करने के लिए खिलौने, किताबें, अन्य सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी बच्चे इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो निर्धन वर्ग के बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, अपने माता पिता की सहायता करने के लिए, अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए वो काम कर रहे हैं। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। लेखक ने कहा यह केवल एक शहर की या एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि इस समस्या से तो विश्व के हजारों शहरों के जो सड़कें हैं, उन सड़कों से लाखों बच्चे काम पर निकलते हैं। वो अपने बचपन को नहीं समझ पाते हैं, वो अपने बचपन का भरपूर आनंद नहीं ले पाते हैं। ये बच्चे इतने बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, वे इतने समर्थ नहीं हैं कि इन बच्चों को वो काम पर जाने से रोक सके, उनके बचपन को सजा और संवार सके, उनको खुशियाँ देने वाले खिलौने प्रदान करा सकें, उनके जीवन को विकसित करने के लिए, उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए वो उन्हें अच्छी शिक्षा दिला सकें। इन सब सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उनके माता पिता के पास पर्याप्त धन नहीं है, और इसी कमी के कारण ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, वहाँ कठिन परिश्रम करते हैं। और इनके बदले में अगर देखा जाए तो इन बच्चों से जो मालिक हैं, जिन स्थानों पर ये काम करते हैं, वो इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी भावनाओं को न समझकर उनका जो विकास है वो भी ठीक से करने में सहयोग नहीं करते हैं। उनके श्रम के बदले उन्हें पर्याप्त उनको जो उन्हें धन मिलना चाहिए, उनको जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो भी उन्हें नहीं देते हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। कवि ने अपनी इस कविता में हम पाठकों को बाल श्रमिक की समस्या से अवगत कराया और यह भी बताया कि अगर इस समस्या के प्रति लोग जागरूक न हुए तो यह एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में समाज के सामने उपस्थित होगी। और जिस समाज में या जिस देश का बचपन
अविकसित होगा, जिस देश का बचपन आगे बढ़ने के लिए, जिसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किए जाएंगे, उस समाज को उन्नति के पथ पर ले जाना बहुत मुश्किल होगा और समाज का विकास भी करना नामुमकिन होगा। इसलिए पाठकों से लेखक ने ये एक संदेश प्रस्तुत किया है कि लोगों को अपने आसपास जो बच्चे काम कर रहे हैं उन बच्चों को काम न करने दें और उनकी बचपन को बचाने का प्रयास करें, उनके शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था करें। यद्यपि वर्तमान समय में इस समस्या को दूर करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। सरकार के द्वारा भी बाल श्रमिक कानून बना दिया गया है, जिसके द्वारा अब बच्चों से काम कराना एक जुर्म माना गया है। लेकिन इन कानूनों के बनने के बावजूद भी अगर लोगों को कोई बच्चा काम करता हुआ मिले तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर एक प्रयास करना चाहिए कि वह एक बच्चे को उसका बचपन जीने दें, उसको अपना विकास करने दें, उसको भी समाज के अन्य बच्चों के समकक्ष पहुंचाने में उस बच्चे की भरपूर मदद करें। तभी सभी बच्चों का समुचित विकास होगा और जब बचपन का या बच्चों का समुचित विकास होगा, वही देश भविष्य में उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। तो बच्चों, मैंने आपको ये कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ाई इसके बारे में जो इसकी मूल भावना थी उससे आपको अवगत कराया। मैं अब इस कविता में केवल आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने आसपास अगर आपको कोई बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम करते मिले या आपकी कोई दोस्त हों या आपके कोई परिचित हों काम करते मिले तो कृपया उनकी मदद करें और उनके चहुमुखी विकास के लिए भी प्रयास करें। क्योंकि आप भी देश के भावी कर्णधार हैं, देश के नागरिक होंगे, तो आपका ये कर्तव्य है कि आपके जैसे अन्य बच्चे भी आपके समकक्ष बने और वो भी समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। तो बच्चों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे क्वालिटी युक्त वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। अगले वीडियो में मैं आपके साथ एक नए विषय को लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।